13 फरवरी 2017 के दिन मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर दो लड़कियां एक कॉमेडी शो की शूटिंग कर रही थीं। ये लड़कियां महीनों से एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स के साथ यही प्रैंक करती आ रही थीं, जिसमें वे किसी रैंडम टारगेट के मुंह पर कभी बेबी क्रीम लगा देती तो कभी बॉडी लोशन लगा देती थीं। Terus kayak lucu juga kan, ikut syuting, katanya ikut syuting gimana, saya bilang kan syuting kayak buat lucu-lucuan gitu, lucu-lucuan gimana, kayak gimana ya, terkenal kayak boom prank. ऐसे ही आज उन्हें उनके प्रोड्यूसर जेम्स ने एक पैसेंजर के मुंह पर कॉस्मेटिक लिक्विड लगाने को कहा था, लेकिन जैसे ही ये लड़कियां जैकेट पहने इस आदमी को लिक्विड लगाकर भाग आती हैं, उसके 20 मिनट बाद ही इस आदमी की डेथ हो जाती है। One of the suspects, an Indonesian woman, told police she thought she was taking part in a harmless prank as part of a reality TV show. इन लड़कियों को भी नहीं मालूम था कि जिस जेम्स को वे कॉमेडी शो का प्रोड्यूसर समझ रही थी वो कोई प्रोड्यूसर नहीं था, बल्कि नॉर्थ कोरिया का खुफिया एजेंट था, और जिसे वे प्रैंक या कॉमेडी शो समझकर कर रही थी वो प्रैंक नहीं बल्कि एक सीक्रेट ऑपरेशन था। और इस बार उनके हाथ में कॉस्मेटिक क्रीम लगाकर उन्हें नहीं भेजा गया था, बल्कि उनके हाथ में लगाया गया था एक खतरनाक नर्व एजेंट जहर। और जिस आदमी के मुंह पर उन्होंने ये खतरनाक नर्व एजेंट लगाया था, जिसकी इस ऑपरेशन के थ्रू हत्या की गई थी, वो कोई रैंडम आदमी नहीं था, बल्कि वो था नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनका सौतेला भाई किम जोंग नाम, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही भाई किम जोंग उन ने ही मरवाया था अपने एजेंट्स के थ्रू। North Korean leader Kim Jong-un's half-brother has been killed. That's according to South Korean media. CCTV footage. किम जोंग नाम की मौत ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इनमें से एक लड़की थी इंडोनेशियन सिटी आइसा और दूसरी वियतनामी लड़की थी ट्वान थी ह्योंग। If convicted, the two women may pay with their lives. Well, one thing is clear, this is one of the most bizarre. बाद में हुई जांच में पता चला कि ये दोनों लड़कियां इस सीक्रेट मिशन से अनजान थीं और उन्हें कॉमेडी शो में प्रैंक करने के नाम पर हायर किया गया था। इसलिए आगे चलकर अदालत ने इन दोनों लड़कियों के मर्डर के चार्जेस से इन्हें रिहा कर दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठा कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने ही सौतेले भाई को जहर दिलवाकर क्यों मरवा दिया। दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठा कि जिस नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने देश से बाहर जाने पर बैन है, उसका एक राजकुमार ऐसे कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर क्या कर रहा था। Nam, the older brother of North Korea's dictator. But why would the dictator send hitmen to eliminate his own brother? किम जोंग नाम का जन्म नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 10 मई 1971 के दिन हुआ। किम जोंग नाम किम जोंग इल का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मां सोंग हाय रिम किम जोंग इल की 4 प्रेमिकाओं में से एक थी, लेकिन उस समय यह रिश्ता इतना सीक्रेट रखा गया कि उसे पढ़ने के लिए रूस भेज दिया जाता है। इस तरह साल 1988 में किम जोंग नाम वापस उत्तर कोरिया लौट आता है। नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन सुप्रीम लीडर किम जोंग इल अपने बड़े बेटे जोंग नाम को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे थे, इसलिए साल 1998 में अचानक उसे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी में सीनियर पोजीशन दे दी जाती है। साथ ही नॉर्थ कोरियन कंप्यूटर कमेटी का हेड बना दिया जाता है। जोंग नाम जनवरी 2001 में अपने पिता के साथ संघाई गया। चाइनीज ऑफिशियल से आईटी इंडस्ट्री पर बात की, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बाहरी खुफिया एजेंसियां भी मानती थी कि नॉर्थ कोरिया का अगला सुप्रीम लीडर जोंग नाम ही बनेगा। उस वक्त किम जोंग उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी कहीं पर भी, लेकिन तभी किम जोंग नाम ने एक गलती कर दी। मई 2001 में जोंग नाम फेक डोमिनिकन पासपोर्ट के साथ जापान के नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो फेक पासपोर्ट के साथ क्या कर रहा था, तब जोंग नाम ने बताया कि वो बस टोक्यो के डिज्नीलैंड में घूमना चाहता था। ये घटना किम फैमिली के लिए बेहद ही शर्मनाक थी, क्योंकि वे अपने देश को दुनिया से आइसोलेट करने की पॉलिसी पर चला रहे थे और वहीं उनके परिवार का राजकुमार नॉर्थ कोरिया छोड़कर डिज्नीलैंड घूमना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद से ही जोंग नाम को नॉर्थ कोरियन रिजीम उत्तराधिकारी के उम्मीदवार के तौर पर साइडलाइन करना शुरू कर देती है और सबकी नजरें मुड़ जाती हैं किम जोंग इल के दूसरे बेटे किम जोंग उन पर। और किम जोंग नाम को मिला नॉर्थ कोरिया से
निर्वासन, जिसके बाद वो कभी चाइना तो कभी मकाऊ में रहने लगा। किम जोंग उन और आज के नॉर्थ कोरिया को समझने से पहले हमें नॉर्थ कोरिया के इतिहास को थोड़ा खोदना पड़ेगा, तभी आप समझ सकेंगे कि नॉर्थ कोरिया अचानक से दुनिया से कट क्यों गया, क्यों नॉर्थ कोरिया के लोग विदेश नहीं जाते और क्यों विदेशियों को नॉर्थ कोरिया में आने नहीं दिया जाता। नॉर्थ कोरिया और किम परिवार के इसी इतिहास को हम इस वीडियो में आज जानेंगे। But little is really known about him, not even his exact age, just that he is in his late 20s. साल 1895 में जापान ने चीन को हरा दिया। 1905 में जापान ने रूस को भी हरा दिया। इस जीत के साथ ही जापान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगस्त 1910 आते आते जापान ने पड़ोसी कोरियन पेनिनसुला को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे ब्रिटेन भारत और बहुत से अफ्रीकन देशों को लूट रहा था, वैसे ही अब जापानियों ने कोरिया का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया। कोरियन भाषा की जगह जापानी भाषा लागू कर दी जाती है। हजारों कोरियंस को फोर्स लेबर में लगा दिया जाता है। कोरियाई महिलाओं को सैनिकों के लिए सेक्सुअल स्लेव बना दिया जाता है। The former king of Korea lives on the bounty of his Japanese masters. The streets of Seoul illustrates how thoroughly the Japanese are assimilating Korea. अब कोरिया के लोगों में जापानी शासन के खिलाफ नेशनलिज्म की लहर उठने लगती है, जिसको लीड कर रहे थे कोरिया के कम्युनिस्ट नेता। कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप्स ने जापानी आर्मी पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में जापानी शासन ने भी इन कम्युनिस्ट गोरिल्लाओं पर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी। ये मुठभेड़ इतनी वायलेंट थी कि इसमें हजारों गोरिल्ला फाइटर्स मारे जाते हैं और जो बचे वो कोरिया छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं कोरिया छोड़कर भागने वाले लोगों में से एक थे किम इल सुंग, यानी किम जोंग उन का दादा। किम इल सुंग का जन्म साल 1912 में प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी के पास एक गांव में हुआ, लेकिन जापानियों के अत्याचार के कारण किम को चाइना भागना पड़ जाता है। इस तरह किम इल सुंग का बचपन चीन में ही बीतता है। जापान ने कोरियन पेनिनसुला के साथ चीन के भी कई ईस्टर्न इलाकों पर कब्जा कर रखा था। इसी कब्जे को छुड़ाने के लिए चीन में कई एंटी जापानीज ग्रुप काम कर रहे थे और ऐसे ही ग्रुप्स में किम इल सुंग का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। साल 1931 में किम इल सुंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल मेंबर भी बन जाता है। साल 1937 में किम ने 200 गुरिल्लाओं के साथ कोरियन बॉर्डर के पार पोचानवो इलाके में जापानी पुलिस स्टेशन और जापानी कब्जे वाली बिल्डिंग्स में आग लगा दी। इस घटना ने किम इल सुंग को रातों रात ईस्ट एशिया का सबसे फेमस कम्युनिस्ट लीडर्स में से एक बना दिया। किम द्वारा मचाई इस तबाही से निपटने के लिए जापानी फौज ने अपनी स्पेशल यूनिट्स को पोचानवो भेज दिया, लेकिन मौका मिलते ही किम रूस भाग जाता है और वहां सोवियत यूनियन की रेड आर्मी का हिस्सा बन जाता है। इस वक्त तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने लास्ट फेज में चल रहा था। इस वॉर में एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा दिया। इसके 3 दिन बाद ही सोवियत सेना ने भी चीन में मौजूद मांचुकुओ पर हमला बोल दिया, जो जापान के कंट्रोल में था। इधर सोवियत ने जापान कंट्रोल्ड मांचुकुओ पर धावा बोला ही था कि कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिरा दिया। इन 2 बमों और सोवियत हमले ने जापान को घुटनों पर ला दिया। अब जापान की हार पक्की हो चुकी थी और दूसरा वर्ल्ड वॉर एंड होने की तरफ था। लेकिन यहाँ अमेरिका को एक दूसरी चिंता सताने लग जाती है और वो चिंता थी अपने ही मित्र देश रूस से। इस वक्त तक सोवियत रूस जापान के कब्जे वाले कोरियन पेनिनसुला में एंटर कर चुका था। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि कहीं सोवियत रूस पूरे कोरिया पर अपना कब्जा न जमा ले। इसलिए 10 अगस्त की आधी रात अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर जॉन जे मैकलॉय ने 2 यंग अमेरिकन ऑफिसर्स डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टील को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी कोरिया को डिवाइड कर दिया जाए। इन दोनों ऑफिसर्स ने बिना ज्यादा वक्त गवाए ही कोरिया के जियोग्राफिक मैप को सामने रखा और पेंसिल से एक लाइन खींच दी, 38th पैरेलल। इस एक स्ट्रेट लाइन ने पूरा देश 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन के लिए छोड़ दिया गया और साउथ कोरिया को अमेरिका ने अपने पास रख लिया। इसके पीछे कारण ये था कि साउथ कोरिया में ओवरऑल कोरियन पेनिनसुला की लगभग 80% इंडस्ट्री थी, 70% रेल नेटवर्क था और 90% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वहां पर होता था और सबसे बड़ा पोर्ट इंचोन भी साउथ कोरिया में ही था। उस समय कोरिया का ये डिवीजन अस्थायी था, यानी कुछ ही समय के लिए था। तब इसका मकसद कोरिया में जापानी आर्मी का सरेंडर कराना था, क्योंकि जापान 35 साल से कोरिया पर कब्जा करके रखा हुआ था और प्रशासन भी उन्हीं का था। जापान के हारते ही कोरिया में अचानक से वैक्यूम आ जाता, इसलिए नॉर्थ में
रूस और साउथ में अमेरिका ने टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए ले लिया। तब इसका मकसद था कि जल्द ही कोरिया में एक यूनिफाइड सरकार बनाई जाएगी। अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्टालिन ने भी 16 अगस्त 1945 के दिन स्वीकार कर लिया। इससे एक दिन पहले ही जापान अपनी हार स्वीकार कर चुका था। 2 सितंबर 1945 के दिन जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। जापान की हार के साथ ही कोरिया जापान से आजाद हो जाता है। इसी के साथ कोरिया के टेम्पररी विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस तरह कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। After 40 years of Japanese domination, Korea makes a start on the road back to national independence. All Japs, soldiers and civilians alike, have got the order to clear out. लेकिन समय के साथ सोवियत और अमेरिका के बीच ट्रस्ट की कमी बढ़ने लगी। The United Nations sent a commission to Korea's ancient capital at Seoul in an attempt to unify the politically divided country and hold free democratic elections. But the Soviet-dominated North regime, walled up behind the 38th parallel that split the nation, refused to cooperate. साल 1948 में सोवियत और चीन ने नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग को सत्ता सौंपकर कम्युनिस्ट सरकार बना दी। वहीं अमेरिका ने साउथ में सियंग मान री को सत्ता देकर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सरकार बना दी। The South held free and separate elections of its own. Not so in the North. Soviet-picked Korean candidates played a Marxist too, and brainwashed North Koreans followed the Red Pied Piper. Their votes went down the drain. 1949 तक साउथ कोरिया से ज्यादातर अमेरिकन सैनिक निकल चुके थे और किम के पास साउथ के मुकाबले ज्यादा पावरफुल मिलिट्री थी। चूंकि अब किम इल सुंग को नॉर्थ कोरिया पर पूरा कंट्रोल मिल चुका था, इसलिए किम ने साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया में मिलाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि किम के आइडियोलॉजिकल अलाइज जैसे कि सोवियत, रूस और चीन के सितारे भी इस वक्त काफी बुलंद हो चुके थे। Sung went to Moscow, his secret agenda to seek Stalin's permission to invade the South. सोवियत रूस ने अगस्त 1949 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट कर दिया था, जिससे अमेरिका की न्यूक्लियर सुप्रीमेसी खत्म हो चुकी थी। वहीं चीन में माओ ने भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट को उखाड़कर नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना ली थी। इसलिए किम को पूरी उम्मीद थी कि अगर वो सोवियत, रूस और चीन की हेल्प से साउथ कोरिया पर हमला करेगा तो वो चंद दिनों में ही पूरे कोरिया को अपने अंडर में ले लेगा। किम के इस प्लान को स्टालिन और माओ ने भी हरी झंडी दिखा दी। इस तरह 25 जून 1950 के दिन नॉर्थ कोरियन टैंक्स, प्लेन्स और सैनिक बॉर्डर के पार पहुंच जाते हैं। नॉर्थ कोरियन आर्मी के आगे साउथ कोरियन आर्मी की कोई पोजीशन नहीं थी, न सैनिकों में, न फोर्स में, न टैंक्स में। 3 दिन में ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लिया। साउथ कोरिया की आर्मी, जिसमें 95,000 सैनिक थे, वो 3 दिन में ही अनुमानित सिर्फ 22,000 सैनिक ही बचे। नॉर्थ कोरिया की इस शुरुआती जीत के बाद किम इल सुंग खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, लेकिन किम की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, क्योंकि इस मामले में अब साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका की एंट्री होने वाली थी। Comes news that communist troops have invaded southern Korea. In swift response, President Truman has ordered United States Sea and Air Forces to give cover and support to the South Korean troops of President Sigmund Rhee, who is here being greeted by General MacArthur in Tokyo. 15 सितंबर 1950 को यूएन फोर्सेज इंचोन में लैंड कर जाती हैं और नॉर्थ कोरिया फोर्सेज की धज्जियां उड़ाकर रख देती हैं। कुछ ही समय में यूएन फोर्सेज सियोल को वापस ले लेती हैं अपने कंट्रोल में। Children and the aged are left to see the liberation of their city. और सितंबर 1950 के आखिर तक नॉर्थ कोरियन फोर्सेज को 38th पैरेलल के पीछे ढकेल देती हैं। इस वक्त तक नॉर्थ कोरिया की ज्यादातर आर्मी या तो मारी जा चुकी थी या अमेरिका की कैद में थी। अक्टूबर आते आते यूएन फोर्सेज नॉर्थ कोरिया में भी घुस आती हैं, जिससे किम वहां से भागने को मजबूर हो जाता है। Despite obstacles, United Nations forces drive on to the 38th parallel border of North Korea. इस तरह कुछ दिन के भीतर ही नॉर्थ कोरियन राजधानी प्योंगयांग भी अब यूएन फोर्सेज के हाथ में आ जाती है। यूएन अलाइड एयर फोर्सेज ने नॉर्थ कोरिया में आसमान से इतना बम गोला बरसाया कि पूरी की पूरी सिटीज मिटा दी गईं। गांव के गांव मैप से गायब हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पर इतना गोला बरसाया गया कि एक भी बड़ी बिल्डिंग नहीं बची। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा नॉर्थ कोरियन बिल्डिंग्स फ्लैट कर दी गईं।
अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6,35,000 टन बम बरसाए थे, जबकि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के पैसिफिक थिएटर यानी कि एशिया प्रशांत एरिया में, जिसमें जापान भी शामिल था, उसमें 4 साल में सिर्फ 5,03,000 टन बम गिराए गए थे। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के करीब 22 शहरों में से 18 शहरों में से कम 50% एरिया को पूरी तरह तबाह कर दिया था। कोरिया पर अमेरिका के अटैक को देखकर चीन की तरफ से भी रिटेलिएशन आने लगा। 19 अक्टूबर 1950 के दिन हजारों की संख्या में चाइनीज ट्रूप्स बॉर्डर पार करके यूएन फोर्सेज पर टूट पड़ते हैं। चाइनीज और नॉर्थ कोरियन फोर्सेज ने नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग को फिर से वापस छीन लिया और यूएन फोर्सेज को 38th पैरेलल के पार ढकेल दिया और थोड़े टाइम के लिए साउथ कोरिया की राजधानी सियोल को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मार्च 1951 में फिर से यूएन फोर्सेज इकट्ठा होती हैं और कम्युनिस्ट फौजों को पीछे ढकेलने लगती हैं और फिर से सियोल को अपने कब्जे में ले लेती हैं। जुलाई 1951 में यूएन फोर्सेज फिर से 38th पैरेलल तक पहुंच जाती हैं और एक साल में ये वॉर वहां पर पहुंच गया जहां पर ये शुरू हुआ था। Our foreign policy is not a political issue. It is a matter of life and death. It is a matter of the future of mankind. Remember this. इस समय तक दोनों साइड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और उनकी एलाइड फोर्सेज को लगने लगा था कि कैजुअलिटीज ज़्यादा हो रही हैं और हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए महीनों तक चली कई फील्ड नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार 27 जुलाई 1953 को एक आर्मिसिस्ट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें दोनों साइड से मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने, वॉर प्रिजनर्स को रिलीज करने और सोल्जर्स की डेड बॉडी को वापस लौटाने पर हामी भर दी जाती है। इस तरह पहला कोरिया युद्ध समाप्त होता है। At long last, the misery and the bloodshed of the war in Korea has been halted. Let's hope indeed that it's been ended. कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया की हालत बुरी तरह खस्ता हो चुकी थी। आर्मी लगभग खत्म थी और शहर के शहर खंडरों में बदल चुके थे। ऐसी हालत में सत्ता में बने रहने के लिए किम ने 2 मोर्चों पर काम शुरू कर दिया। एक आर्मी को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया और दूसरा अपने विरोधियों को शांत करना। जैसे किम ने कम्युनिस्ट लीडर हो का ई को मरवा दिया, ऐसे ही अपने पुराने साथी पाक होन योंग को भी अमेरिकन जासूस होने का इल्जाम लगाकर दिसंबर 1955 में फांसी पर लटकवा दिया। किम ने सैकड़ों राइवल्स, कम्युनिस्ट लीडर्स और कैडर्स को या तो नौकरी से निकाल दिया या जेल में ठूस दिया और जो बचे उनको सीधे गोली मार दी गई। इस खस्ता हालात में कमजोर होने के बजाय अब किम इल सुंग की पावर लगभग अनचैलेंज्ड थी। वो बिना सोवियत और चीनी सपोर्ट के भी सत्ता में बना रह सकता था। यहाँ पर किम ने एक नई आइडियोलॉजी को नॉर्थ कोरियन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया और इस आइडियोलॉजी का नाम था जुसे। जुसे का जिक्र किम ने सबसे पहले साल 1955 में दी अपनी एक स्पीच में किया था। जुसे का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद के दम पर खड़ा होना। किम ने जुसे के जरिए नॉर्थ कोरिया को मिलिट्री, इकोनॉमिक और सोशल मामले में दुनिया पर डिपेंडेंट रहने के बजाय खुद के दम पर खड़ा होने पर जोर दिया। यहीं से किम ने नॉर्थ कोरिया को बाकी देशों से आइसोलेट करना शुरू कर दिया। नॉर्थ कोरिया के लोगों का बाहर के देशों से संपर्क रखना, आना जाना सब बैन हो जाता है। न नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर जाएंगे और न नॉर्थ कोरिया में कोई बाहरी आदमी आएगा। जिसे आइडियोलॉजी के थ्रू अब हर नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए अपने देश के लीडर और अपने देश से बेइंतहा प्यार करना कंपलसरी कर दिया जाता है। अपने लॉयलिस्ट लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए किम ने सांगबुन नाम का एक खतरनाक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें किम ने पूरी पॉपुलेशन को 3 बड़ी क्लास में बांट दिया। पहली क्लास थी कोर क्लास, जिसमें और 12 सब कैटेगरीज थी। इस क्लास में किम के करीबी, उनके रिलेटिव्स, जापान के खिलाफ लड़ने वाले गोरिल्ला फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज के वंशज, वॉर में शहीद हुए सैनिकों की फैमिलीज और पुरानी गरीब किसान फैमिलीज शामिल थी। इन गरीब किसान फैमिलीज को सोशल हायरार्की में नीचे से ऊपर उठाकर ले जाया गया। ये सब किम के समर्थक थे और इन्हें कोर क्लास कहा गया। दूसरे नंबर पर थी वेवरिंग क्लास, जिसमें 18 सब कैटेगरीज और थी। इसमें 1950 के दशक के छोटे और मिडिल इनकम वाले व्यापारी थे, फार्मर्स थे और छोटे और मध्यम आय वर्ग वाले लैंडलॉर्ड थे। तीसरी और आखिरी क्लास थी हॉस्टाइल क्लास, जिसमें 21 सब कैटेगरीज थी। इसमें जनरली वो लोग थे जिन्होंने किम की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, धार्मिक लोग थे और जापानी समय के जमींदार, बिजनेसमैन के वंशजों को भी इस क्लास में डाल दिया जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया और जापान के समर्थक भी इसी क्लास में थे। सोंगबुन सिस्टम बनाकर किम ने एक प्रकार का कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया जो प्योरली परिवार से इनहेरिटेड होता था। सोंगबुन के कोर क्लास में रहने का मतलब था अच्छी जिंदगी, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छा खाना, और हॉस्टाइल क्लास में रहने का मतलब था नर्क में रहना। इनके साथ हर तरीके से भेदभाव
दबाव किया जाता था और इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। अब नॉर्थ कोरिया में एक आम आदमी की शादी से लेकर वो कितना राशन खाएगा, कहाँ रहेगा, ये सब उसकी सांगबुन क्लास पर निर्भर करता था। यही सिस्टम उनकी अगली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर हो जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अगर आप हॉस्टाइल क्लास में पैदा हुए हैं तो हमेशा इसी क्लास में रहेंगे, बल्कि अगर आप किम और किम के परिवार के लिए और उसके सिस्टम के प्रति वफादारी दिखाएंगे और किसी भी प्रकार के राजद्रोह को होने से बचाएंगे तो आप एक क्लास ऊपर आ सकते हैं। वहीं अगर आप ऊंची क्लास में आते हैं और किसी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं तो आपकी एक क्लास नीचे आ सकती है। इस क्लास सिस्टम की वजह से ही किम नॉर्थ कोरिया में इतना पावरफुल हो गया कि नॉर्थ कोरिया में विद्रोह की जगह ही नहीं बची। अपने लॉयलिस्ट लोगों के दम पर किम परिवार का नॉर्थ कोरिया पर राज हमेशा के लिए कायम हो जाता है। किम ने अपने प्रोपेगेंडा से नॉर्थ कोरिया में लोगों को बताया कि तुम लोग दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे खुशहाल देश में रह रहे हो, जैसे विश्व गुरु हो। नॉर्थ कोरिया धरती के जन्नत के समान है। बाकी दुनिया में जो दुख और तकलीफें हैं, नॉर्थ कोरिया में उनकी छाया भी नहीं है। जैसे किंडरगार्टन की टीचर बच्चों को सिखाती थी कि नॉर्थ कोरिया में अंधापन और बहरापन जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए किम इल सुंग ने जेल और लेबर कैंप्स का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो दुनिया के सबसे डरावने और सबसे कारगर सिस्टम्स में से एक था। कोई पार्टी ऑफिशियल या हाई सांगबुन क्लास वाला आदमी बस एक हल्का सा इल्जाम लगा दे कि सामने वाला इंसान डिसलॉयल है या एंटी सोशलिस्ट हरकत कर रहा है तो उसके जेल जाने के लिए बस इतना आरोपी काफी था। हाई सांगबुन क्लास के आदमी की एक शिकायत पर पुलिस आती और सीधे जेल में ले जाकर डाल देती। इसके बाद उन्हें महीनों तक जेल में सड़ाया जाता और फोर्स लेबर करवाई जाती। इन जेलों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इतना प्रताड़ित किया जाता था कि इन जेलों में रहने वाले 1/3 से ज्यादा कैदी जेल की मारपीट की वजह से अपंग हो चुके थे। किसी की उंगली टूट जाती है, किसी के कान के पर्दे फट जाते हैं तो किसी की आंखें फोड़ दी जाती हैं। महीनों जेल में सड़ाए जाने के बाद इन कैदियों को री एजुकेशन कैंप्स में भेजा जाता, जहां उन्हें जबरदस्ती दूसरे आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता और रिजिम के लिए लॉयल रहना सिखाया जाता। इस बीच किम इल सुंग की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए साल 1974 में किम इल सुंग ने अपने बेटे किम जोंग इल को अपना ऑफिशियल उत्तराधिकारी बना दिया। किम जोंग इल यानी कि कोरिया के प्रेजेंट लीडर किम जोंग उन के पिता। किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट का हॉलीवुड बनाना चाहता था, यानी वो नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड लेवल की फिल्म्स बनाना चाहता था जो कम्युनिज्म और किम परिवार को प्रमोट कर सकें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा टैलेंट नहीं था जो इस लेवल की फिल्म्स तैयार कर सके। साल 1970 में किम जोंग इल ने खुद कुछ फिल्में बनवाईं, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसलिए किम जोंग इल ने दूसरा प्लान बनाया और वो प्लान था साउथ कोरिया के एक्टर और एक्ट्रेस को किडनैप करने का। जनवरी 1978 में हांगकांग में साउथ कोरिया के फेमस एक्ट्रेस चोई यून ही को नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने हांगकांग से किडनैप कर लिया, जहां से उन्हें एक बोट में ठूंसकर सीधे प्योंगयांग ले जाया जाता है। यहां एक्ट्रेस चोई यून ही को पूरे नॉर्थ कोरिया का कंट्री टूर करवाया जाता है और किम इल सुंग से भी मिलवाया जाता है। 6 महीने बाद हांगकांग से ही चोई यून ही के एक्स हस्बैंड और फेमस डायरेक्टर सिन सांग ओक को भी किडनैप कर लिया जाता है। इन दोनों को किडनैप करने के पीछे किम जोंग इल का प्लान था कि इनकी नॉर्थ कोरिया में फिर से शादी करवाई जाए और इनसे नॉर्थ कोरिया में ही फिल्में बनवाई जाएं। सिन सांग ओक ने यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे पकड़े जाते और फिर उन्हें सजा मिलती। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और दोबारा शादी करके अगले 8 साल तक नॉर्थ कोरियन रिजीम के लिए फिल्में बनाते रहे। इनमें ज्यादातर फिल्में किम इल सुंग की जापान के खिलाफ की गुरिल्ला वॉर की लड़ाइयों और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा पर बेस्ड थी। इन फिल्मों में उनकी सबसे फेमस फिल्म बुल्गासारी थी, जो साउथ कोरियन फिल्म बुल्गासरी से इंस्पायर्ड थी। इसे आप आज भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। साल 1986 में जब सिन अपनी अगली फिल्म की फंडिंग के लिए वियना गए, तब सिन और उनकी वाइफ नॉर्थ कोरियन गार्ड्स को चकमा देकर सीधे अमेरिकन एम्बेसी में पहुंच जाते हैं। वहां से सिन को वापस लाना नॉर्थ कोरिया
कोरिया के लिए इम्पॉसिबल टास्क था। इस तरह सिन और उनकी वाइफ एक्ट्रेस चोई यून ही का नॉर्थ कोरिया से पीछा छूटा। इधर 7 जुलाई 1994 के दिन 82 साल के किम इल सुंग की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की सत्ता आ जाती है किम जोंग इल के हाथों में। In 1994, the father of the nation died. The dear leader was now in charge. He'd been expected to make the funeral speech, but as usual, he remained silent. लेकिन किम जोंग इल का ऑरा अपने फादर किम इल सुंग की जितना नहीं था। ना उसके पास अपनी जापानियों से गुरिल्ला लड़ाई लड़ने की कहानियां थीं और ना ही अपने पिता जैसा रेवोल्यूशनरी इतिहास था। इसलिए किम जोंग इल ने अपने फादर जैसा कल्ट बनाने के लिए थोक के भाव में प्रोपेगेंडा परोसना शुरू कर दिया। सबसे पहले किम जोंग इल के अराउंड एक माइथोलॉजी क्रिएट की गई। उसे नॉर्थ कोरियन लोगों के सामने एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक देवता और भगवान की तरह रखा गया। कहानी रची गई कि वो पाएकतू माउंटेन पर पैदा हुआ था। जब किम जोंग इल का जन्म हुआ तब आसमान में एक तारा चमका था और डबल रेनबो भी दिखे थे। इतना ही नहीं, जब किम जोंग इल का मूड बदलता है तो मौसम बदलता है। किम जोंग इल ने अपने पिता के न्यूक्लियर हथियार बनाने के काम को और तेज कर दिया। इस तरह साल 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर वाले चंद देशों में से एक हो जाता है। इस बीच 17 दिसंबर 2011 के दिन किम जोंग इल को भी अपनी प्राइवेट ट्रेन में अपने फादर की तरह हार्ट अटैक आ जाता है। 2 दिन बाद 19 सितंबर को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि किम जोंग इल दुनिया में नहीं रहे। नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा में प्रचारित किया गया कि किम जोंग इल की मौत के वक्त तूफान रुक गया था, बर्फ गिरने लगी थी और आसमान पूरा लाल हो गया था। किम जोंग इल के बाद अब बारी थी किम जोंग उन की, जो था एकदम अनटेस्टेड, इनएक्सपीरियंस्ड और दुनिया के लिए पूरी तरह अननोन। किम जोंग उन से पहले उसका बड़ा सौतेला भाई किम जोंग नाम नॉर्थ कोरिया का असली उत्तराधिकारी बनने वाला था। लेकिन किम जोंग नाम के बारे में हमने पहले ही जिक्र किया कि कैसे उसकी एक गलती के कारण उसे साइडलाइन कर दिया गया था। इंटरेस्टिंगली किम जोंग उन ने अपना पूरा बचपन और टीनेज टाइम उत्तर कोरिया के बाहर बिताया। पूरे 1990 के दशक में वो यूरोप में रहा, पहले स्विट्जरलैंड के बर्न के पास एक इंटरनेशनल स्कूल में और फिर कुछ समय जर्मनी में भी बिताया। किम जोंग उन अपने स्कूल टाइम पर बास्केटबॉल का बड़ा दीवाना था। वो क्लास में अक्सर माइकल जॉर्डन जैसे ग्रेट NBA प्लेयर की बात किया करता था। किम घंटों तक प्ले स्टेशन खेलता रहता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद किम जोंग उन 2000 के आसपास वापस नॉर्थ कोरिया लौट आता है और किम इल सुंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। इसके बाद से ही किम जोंग उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम पब्लिक जानकारी मिलती है। इधर 2009 आते आते कोरियन वर्कर्स पार्टी के अंदर खानों में खबर फैलने लग जाती है कि कोरिया का नया उत्तराधिकारी चुन लिया गया है, लेकिन उस टाइम किसी का नाम अनाउंस नहीं किया गया था। लेट 2010 में अचानक किम जोंग उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाता है। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता किम जोंग उन के हाथों में आ जाती है। इधर जोंग नाम साल 2003 से ही नॉर्थ कोरिया से बाहर रहकर निर्वासित जिंदगी जीने लगा था। कभी मकाऊ तो कभी चाइना। जोंग नाम नॉर्थ कोरिया की रॉयल फैमिली का एकमात्र मेंबर था जो फॉरेन मीडिया से बात कर रहा था। Well, however, it's my father's decision. So once he decide, we have to support. इस दौरान जोंग नाम ने 1-2 पब्लिक स्टेटमेंट भी दिए जो फैमिली और किम जोंग उन के खिलाफ थे। इसलिए किम जोंग उन ने अपने सौतेले भाई को निपटाने का प्लान बना लिया। जोंग नाम को मारने के कई अटेम्प्ट किए जाते हैं। अंत में 2017 में जोंग नाम को नर्व एजेंट देकर मार दिया जाता है, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया। किम ने दुनियादारी और एक्सटर्नल अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय इंटरनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस किया। इसके पीछे कई कारण थे और इनमें से एक था जैंग सोंग थेक यानी किम जोंग उन का फूफा। जैंग सोंग थेक ने किम क्योंग ह्यू से शादी की थी, जो किम इल सुंग की फर्स्ट वाइफ किम जोंग सुक की इकलौती बेटी थी। किम क्योंग ह्यू किम जोंग इल की इकलौती बहन भी थी, यानी वो उसी ब्लड लाइन से आती थी जिसे नॉर्थ कोरिया की असली रॉयल फैमिली माना जाता था। किम जोंग इल के मुकाबले जैंग कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि उसके पास दशकों का अनुभव था, जिसका नॉर्थ कोरिया के हर बड़े फैसले में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता था। किम जोंग इल के जमाने में विदेशी खुफिया एजेंसियां तक यही मानती थीं कि अगर किम जोंग इल को कुछ हुआ
तो जैंग ही नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर बनेगा। किम जोंग के समय भी शुरू में जैंग की तूती बोलती थी। चीन के साथ रिश्ते उसकी मुट्ठी में थे, विदेशी नीतियां भी उसी के इशारे पर बनती थी, लेकिन किम जोंग उनको मालूम था कि अगर सही टाइम पर फूफा को नहीं रोका गया तो वो कटप्पा बनने में देरी नहीं करेगा। The big news in the DPRK right now is the removal of Jang Song-thaek, who was removed from the Workers' Party of Korea by military forces just a few days ago. Now, the exact entire nature of his removal has not yet been made public. साल 2012 के आखिरी तक किम जोंग उन ने धीरे धीरे जैंग से उसकी ताकत खींचना शुरू कर दिया। जैंग को पहले डिप्लोमेसी से हटाया जाता है, फिर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है और फिर आया वो आखिरी झटका जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। दरअसल नॉर्थ कोरिया वेस्ट कोस्ट में कई फिशरीज थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग इन पर 2011 तक मिलिट्री का कंट्रोल था, जिससे मिलिट्री फॉरेन करेंसी कमाती थी। लेकिन 2011 में जैंग इन फिशरीज का कंट्रोल मिलिट्री से अपने पास ले लेता है। हालांकि किम के आने के बाद जैंग के इस डिसीजन को वापस ले लिया जाता है, लेकिन फोर्सेज जो जैंग के लिए लॉयल थी वो इस जगह को खाली करने से मना कर देती हैं। इसके बाद 2013 के एंड में जैंग से लॉयल फोर्सेज और किम की लॉयल फोर्सेज में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें किम के कई सैनिक मारे जाते हैं। कहा जाता है कि उसी रात जैंग को घर से उठा लिया जाता है और 3 दिन बाद 2700 वर्ड्स का एक स्टेटमेंट कोरियन न्यूज चैनल पर पढ़ा जाता है। इसमें लिखा जाता है कि जांग सांग थेक एक घिनौना इंसान है जो कुत्ते से भी गया गुजरा था। उसने 3 बार पार्टी से गद्दारी की। पार्टी और लीडर यानी कि किम जोंग इल और किम जोंग उन ने उस पर इतना भरोसा किया था, फिर भी उसने धोखा दिया। इसके बाद जैंग को 12 दिसंबर 2013 को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता है। North Korea's leader says the execution of his uncle last month has strengthened the country. Kim Jong-un referred to the execution during a 30-minute New Year address on state-run television. Kim was apparently calling on his countrymen to show their loyalty and trying to consolidate internal unity. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उसकी लाश को उठाने भी कोई नहीं आया था और उसे कुत्तों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। किम जोंग उन यहीं पर नहीं रुकता है। किम ने जैंग की बहन को भी सजा दी और अपने कजिन्स को विदेश में गायब करवा दिया और सबसे भयानक, जैंग के सबसे करीबी सहयोगी और डिप्टी पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर हो सांग होन को साल 2014 में फ्लेम थ्रोअर से जिंदा जलवा दिया। किम का मैसेज साफ था कि किम जोंग उन अपने बाप दादा से भी ज्यादा कई खतरनाक और क्रूर है और बेरहम है। लेकिन जुलाई 2012 में दुनिया तब हैरान हुई जब किम ने प्योंगयांग में एक चमचमाता पॉप कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें वेस्टर्न म्यूजिक, छोटे कपड़े, मिकी माउस और विनी द पूह के कॉस्ट्यूम में डांसर्स थीं और स्टेज के सामने बैठी थी किम जोंग उनकी पत्नी री सोल जू। इस दिन पहली बार कोई नॉर्थ कोरियाई फर्स्ट लेडी पब्लिक में आई थी। पहले के लीडर्स की बीवियों के नाम भी लोग नहीं जानते थे। ये सब करके किम एक सीधा क्लियर मैसेज दुनिया को देना चाहता था कि नया किम पुराने लीडर्स की तरह दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ नहीं है। वो आर्थिक सामाजिक मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है और मिलिट्री में कम। 정치관 남자들은 우리 인민들이 헌신의 노고를 바쳐가고 계시는 경의하는 김정은 동지 형식과 양상, 공목과 편거। किम जोंग उन ने सत्ता में आने के बाद कई कल्चरल लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसका मकसद था दूसरे देश की हवा भी अब नॉर्थ कोरिया में ना घुस सके। किम का सबसे बड़ा टारगेट था इंटरनेट। आज नॉर्थ कोरिया में ग्लोबल इंटरनेट को यूज करने की परमिशन सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी इंटरनेट का फुल एक्सेस नहीं मिलता। आम आदमी सिर्फ क्वांग म्योंग नाम के एक इंट्रानेट को यूज करते हैं, जो टोटली एक आइसोलेटेड नेटवर्क है जिसमें सिर्फ रेजिम अप्रूव्ड कंटेंट ही शो होता है। इसमें आप बाहर की दुनिया की झलक नहीं देख सकते। इस इंट्रानेट में फिल्में, म्यूजिक, फैशन, जो भी नॉर्थ कोरिया के मोरल कोड से मेल नहीं खाता वो सब स्ट्रिक्टली बैन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में पॉप म्यूजिक सुनने और शेयर करने के चलते अभी तक 7 लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जा चुका है, यानी कि मारा जा चुका है सिर्फ गाना सुनने की वजह से। According to the video, the 2 16-year-olds were sentenced after being convicted of watching and spreading South Korean movies, music and music videos over 3 months. नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े, खासकर शॉर्ट्स और रिवीलिंग क्लॉथ भी बैन है। By our tradition, women are not fond of short skirts, shorts. They think it is immoral. We do not walk around in such bad clothes. और हाँ, हेयर कट्स भी स्टेट कंट्रोल्ड है, यानी बाल कैसे होंगे इसकी स्टाइल भी सरकार तय करती है। 2017 तक आम लोगों को सिर्फ
15 ऑफिशियल हेयर स्टाइल रखने की परमिशन थी। वैसे ऊपर से देखने में हमें लगता है कि एक आम नॉर्थ कोरियन की जिंदगी में 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलता होगा, 24 घंटे उन्हें परेशान रहना पड़ता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो नॉर्थ कोरिया से भागकर आए हैं वो कहते हैं कि ज़्यादातर नॉर्थ कोरियाई बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, यानी रिजीम और जूसे आइडियोलॉजी उनकी ज़िंदगी में सेकेंडरी प्रायोरिटी है। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी कंसर्न आज भी हम लोगों की तरह ही फैमिली है, नौकरी है, प्यार और दोस्त और एक नॉर्मल जिंदगी वे जीते हैं। किम जोंग उनके सत्ता में आने के बाद से नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म भी थोड़ा सा खुला है। 2013 से किम जोंग उन ने कुछ टूर ग्रुप्स को नॉर्थ कोरिया में एंट्री की परमिशन दे रखी है, लेकिन इन टूर ग्रुप्स को हाईली कंट्रोल्ड रखा जाता है। इसमें टूरिस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। फोटोज की भी परमिशन नहीं है, सिर्फ परमिशन लेकर ही फोटो खींचे जा सकते हैं। I didn't stray far from the embassy, but I could move freely. Once, a group of us stopped pretending to take a smoke break, and we noticed a guy in black clothes following us intentionally. They were clearly tracking our movements, not to stop us, but to make sure we didn't try anything unusual. मोस्टली टूरिस्ट को यांग गाकडो होटल में ही ठहरना पड़ता है। ये होटल नॉर्थ कोरिया के सबसे लग्जरी होटल में से एक है। नॉर्थ कोरिया से होकर आए टूरिस्ट बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को देखकर लगता है जैसे वो अभी भी 80 के दशक में रह रहे हैं, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी सेम वही है। At times, it felt like stepping back in time, maybe 30 years back. You see what life looks like with no internet, no modern tech basically. टेक्नोलॉजी भी वही है, लोग बहुत प्यारे हैं, मिलनसार हैं, बस थोड़ा हिचकिचाकर बात करते हैं सरकार की वजह से। ओवरऑल आम नॉर्थ कोरियन लोग ज्यादातर फ्रेंडली हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं। नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोग अपने देश को छोड़कर बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए नामुमकिन जैसा है। Where do you want to go? Everywhere, including United States. Why? I want to show our hearts to help the understanding about DPRK. साल 2024 में केवल 236 लोग ही नॉर्थ से साउथ कोरिया भाग आने में सफल हुए। Heroin escaped from North Korea. A young soldier risking his life, driving across the no man's land of the DMZ, crashing his Jeep and making a run for it. You can see him there just yards from the border. नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे खतरनाक हैकिंग यूनिट्स भी हैं, जिसमें हजारों एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैकर्स की फौज है। साल 2014 में सोनी पिक्चर्स ने द इंटरव्यू नाम से एक कॉमेडी मूवी रिलीज की थी। इस मूवी में किम जोंग उन को मरा हुआ दिखाया गया था। किम जोंग उन के इस रिप्रेजेंटेशन को नॉर्थ कोरिया ने एक्ट ऑफ वॉर कहा। अब इसके जवाब में नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने सोनी के पूरे सिस्टम को ही लूट लिया। हैकर्स ने सोनी की अनरिलीज्ड फिल्में, प्राइवेट ईमेल्स और सैलरी डिटेल्स सब लीक कर दी। A devastating hack, crippling one of the world's most powerful entertainment studios. Sony Pictures Entertainment tells CNN it's still investigating what it calls a very sophisticated cyber attack. The FBI is on the case. तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसको साइबर वैंडलिज्म कहा। As a corporation, it suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to the concerns they faced. इसके बाद 2016 में इन हैकर्स ने बांग्लादेश सेंट्रल बैंक को हैक कर लिया। $1 बिलियन निकालने की कोशिशें की, लेकिन सिर्फ $81 मिलियन निकालने में कामयाब हो पाए। This is without doubt the most audacious cybercrime that's ever been attempted. The idea that you would steal $1 billion from a national bank and try and spirit it away across international time zones is absolutely astonishing. 2016 में ही नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने साउथ कोरिया के 200 गीगाबाइट के टॉप सीक्रेट मिलिट्री डेटा को चुरा लिया। इस डेटा में किम जोंग उन की मौत की भी प्लानिंग थी। South Korean prosecutors said Monday this is one of the phishing websites North Korea set up to target 90 officials from the Foreign Affairs, Defense and Unification ministries in the first 6 months this year. लेकिन 2017 में नॉर्थ कोरिया कुछ ऐसा करता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरियन हैकर्स एक मेलवेयर यानी कि वायरस के थ्रू कंप्यूटर्स को हैक करके उनसे फिरौती मांगते हैं। इस साइबर अटैक को वानाक्राई रैंसमवेयर कहा गया। इससे दुनिया भर के लगभग 3 लाख कंप्यूटर्स अफेक्टेड हुए। ये साइबर अटैक इतना डेंजर था कि इसने ब्रिटेन की NHS से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक सबको ठप कर दिया। इसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। Around the world on high alert.
The ransomware known as WannaCry. I want to move on to the other developing story this morning, the global cyber attack. The National Security Agency developed this software, and it's now being used by criminals around the world to demand ransom. Security experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen. लेकिन दुनिया से कटे होने के कारण नॉर्थ कोरिया की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद किम जोंग उन और ट्रंप के बीच 2 मुलाकातें होती हैं। किम जोंग उन चाहता था कि अमेरिका और यूएन दोनों उसकी इकोनॉमी पर लगाए प्रतिबंधों को हटा लें, लेकिन अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को रोके और सिर्फ बिजली बनाने के काम में ले। इस कारण दोनों ही देशों के बीच बात न बन सकी। नॉर्थ कोरिया की हालत को किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम के एक बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था, आज नॉर्थ कोरियन लीडरशिप एक बाइंड में फंसी हुई है, जिसमें रिफॉर्म नहीं किए तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और अगर रिफॉर्म किए तो रिजीम का ही सिस्टमेटिक कोलैप्स हो जाएगा। ये बात किम जोंग उन भी अच्छे से समझता है, इसलिए किम की नीतियों में मिलिट्री से पार्टी की तरफ शिफ्ट, लिमिटेड टूरिज्म, एजुकेशन में ओपननेस, थोड़ा बहुत फॉरेन कल्चर चेंज की झलक भी आपको मिल जाएगी। अभी के लिए नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए एक अजीब देश है, जिसके रिजीम के सडन कोलैप्स होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे और बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इसे धक्का देकर गिरा सके। लेकिन कौन जानता है कि कौन सी चिंगारी किस तानाशाह के लिए आखिरी चैप्टर साबित हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।